हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू डीएस पाठशाला। 2018 और 2023 के वर्ग एक पात्रता परीक्षा अंग्रेजी के पेपर एनालिसिस का ये सेकेंड पार्ट है। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में अपलोडेड है, आप एक बार जाकर उसे ज़रूर देखें। अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसे हम लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उनके किस तरह से प्रश्न 2018 और 2023 की पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। तो हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए तो खास कि एक आइडिया होगा कि हमें किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है और किस तरह का लेवल एग्ज़ाम्स का होता है। इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, एक आइडिया होगा कि हमें किस तरह से स्टडी को प्लान करके करना है, किस लेवल पे पढ़ाई करनी है। तो हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज़ और ऑफ फ्रेंडशिप से क्वेश्चन है। इसे मैंने दोनों टॉपिक को एक साथ ले लिया क्योंकि दोनों ही फ्रांसिस बेकन के एसेज हैं। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बेकन, for a crowd is not company and faces are but a gallery of pictures and talk but a tinkling symbol where there is no। तो ये इनके ऑफ फ्रेंडशिप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रखा है तो ये आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन अच्छा लेवल का प्रश्न है। तो हमें जो भी एसेज हैं हमारे पास जो या शॉर्ट स्टोरीज है, मतलब कहने का मतलब ये कि ऐसे वर्क ऑथर के जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और जिनका टेक्स्ट 4-5 पेज तक, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, 7 पेज, 10 पेज तक है, तो हमें उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को बहुत अच्छे से कवर करना होगा क्योंकि डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो इसका यहाँ पे सही आंसर भी मैंने दे दिया है, जो MPESB ने अपनी फाइनल आंसर की में लिया है आंसर। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो अकॉर्डिंग टू बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज वाई शुड वन रीड, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने इसे पढ़ रखा है तो टू वेग एंड कंसीडर इसका आंसर है। ठीक है, तो ये भी अच्छा लेवल है। मतलब ये समझिए कि जो फ्रांसिस बेकन है वो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में और इनके एसेज से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, ये थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन रूलर्स एंड देयर सब ऑर्डिनेट्स देन दैट बेकन रिफर्स टू इन हिज एसे ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये भी ऑफ फ्रेंडशिप से लिया गया है। अगर ऑफ फ्रेंडशिप आपने पढ़ रखा है, बहुत बड़ा एसे नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी लैंग्वेज ज़रूर टफ है उसकी। हम जब टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट कर लेंगे, हमारे जो कॉमन अभी सिलेबस है जो मेंस और प्री का है, अभी हम उस पर फोकस्ड हैं। हम अभी बेसिक लिटरेचर को ज़्यादा कवर कर रहे हैं। हम सारे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट को हमें प्रीफर करना पड़ेगा, उन्हें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ के जाना होगा, तब हम एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच 18th सेंचुरी एसेइस्ट एल्यूडेड टू बेकन्स एसे ऑफ स्टडीज इन एन एसे टाइटल्ड स्टडी कंपोजिशन एंड कन्वर्स इक्वली नेसेसरी टू इंटेलेक्चुअल अकम्प्लिशमेंट पब्लिश इन 1753 इन द एडवेंचर। देखिए ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है कि जो 2018 की एग्ज़ाम में आया था। अब ये बहुत डीप लेवल का है। मतलब हमें यहाँ पे जो एक एस्पेक्ट है, आप पेन कॉपी अगर लेकर बैठे हैं या नहीं भी लेकर बैठे हैं तो आप इस एस्पेक्ट को नोट डाउन करके ज़रूर रखें कि हमारे जो गिवन सिलेबस में वर्ग एक के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, मान लीजिए उनका कोई वर्क है, जैसे ऑफ फ्रेंडशिप की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए शेक्सपियर के हैमलेट और टेम्पेस्ट हैं, तो उनसे बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के दूसरे ऑथर्स ने शेक्सपियर के वर्क से, मतलब उनके वर्क में जो शब्द यूज़ किए गए उनसे उन शब्दों को एज इट इज़ लेके अपने वर्क का टाइटल रखा है। तो ये इस तरह के फैक्ट्स आपको लेकर चलने हैं और उस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं।
उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें अगर हमारे गिवन सिलेबस में से किसी भी टॉपिक से अगर कोई वर्ड से टाइटल लिया गया है या हमारे ऑथर जो गिवन सिलेबस में है उन्होंने किसी पर्टिकुलर वर्क से वर्ड्स लेकर अपने वर्क का टाइटल रखा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले, ये थोड़ा सा लेवल, ये थोड़ा लेवल का मतलब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन को एनालिसिस करे बिना एग्जाम में जाएंगे तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट को मिस कर देंगे। इसीलिए ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट में मैं अपने ही चैनल में एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पहले पार्ट के जो एनालिसिस का वीडियो है उसमें थोड़े स्लाइड को लेकर इश्यूज था, तो हम एक बार फिर से फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो इस तरह की स्लाइड से कवर कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ सेकेंड पार्ट की वीडियो की बात जो कर रहे हैं, हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है इन सब बातों के बीच। तो विच एमॉन्ग द मिथोलॉजिकल कैरेक्टर इज नॉट listed by Bacon in his essay of friendship, who according to the essayist falsely and feignedly sequestered the self for a higher conversation। तो देखिए यहाँ पे थेल्स ऑफ मिलेटस, अगर आपने ये पढ़ रखा है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट से क्वेश्चन है। अगर आप ऑफ फ्रेंडशिप को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपसे बन जाएगा। मतलब फ्रांसिस बेकन से आप 4-5 नंबर के जो उम्मीदें हैं वो रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके दोनों एजेस हैं और बहुत ज्ञान की उनकी एफोरिस्टिक स्टाइल है लिखने की। गागर में सागर वाले ऑथर हैं और फेमस एसीइस्ट हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। ऐसी कोई टीचिंग एग्जाम ही नहीं है इंग्लिश लिटरेचर की जिसमें इनके किसी ऐसे को सिलेबस में ना दिया जाए। तो इतने इंपॉर्टेंट ये ऑथर एसीइस्ट हैं, तो हमें इन्हें अच्छे से कवर करके चलना है। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, हुज ओवर इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज इधर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। These lines are reflected of friendship by Bacon. From where did Bacon take this line from? मतलब कहाँ से ली है। तो देखिए इस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अरस्तु के पॉलिटिक्स से ली गई है, अरिस्टोटल जिसे हम बोलते हैं, अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स से लिए गए हैं। मतलब आपको देखिए यहाँ पे एक एस्पेक्ट फिर से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो ऑफ फ्रेंडशिप है, देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बोल रहा है कि वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड, दिस लाइन्स आर रिफ्लेक्टेड इन ऑफ फ्रेंडशिप बाय बेकन। फ्रॉम वेयर डिड बेकन टेक दिस लाइन फ्रॉम, मतलब कहाँ से ली है ये लाइन। तो वही अल्यूजन की बात है। कई सारे ऑथर होते हैं, जैसे हमारे सिलेबस में विलियम हेजलिट के भी वर्क्स दिए हुआ है और विलियम हेजलिट ऐसे अल्यूजन को यूज़ करने के लिए इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस फिगर रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसा है कि 2018 में इस पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, अभी हम 2023 के क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो ये जितना इस स्लाइड से आप एस्पेक्ट ले पाए हो तो आप नोट डाउन करके ज़रूर चलें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इन्हीं के फ्रांसिस बेकन के ही ऑफ स्टडीज़ और ऑफ फ्रेंडशिप से हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑफ स्टडीज़ पोइट्री मेक्स अ मैन। तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली बन जाएगा कि जो पोइट्री है वो आपको क्या बनाती है। आई थिंक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑफ स्टडीज पोइट्री मेक अ मैन, पोइट्री विटी बनाती है। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर देखिएगा, ये आई थिंक गलत लिया हुआ है, हो सकता है कॉपी पेस्ट में हो जाएगा। तो पोइट्री मैन को विटी बनाती है। ये बहुत अच्छे से आप इनका ऐसे ऑफ स्टडीज़ को पढ़ रखे हों तो आप बहुत आसानी से जानते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। बेकन्स ऐसे, मतलब ये यहाँ से मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, मैं अपने स्लाइड में इसे अपडेट भी कर दूंगा अपने पीडीएफ में। बेकन्स एसेज आर गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम, हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा। तो ये विलियम ब्लेक ने कहा। तो देखिए क्रिटिकल कमेंट भी, मतलब क्रिटिसिज्म को भी हमें पढ़कर चलना पड़ेगा। देखिए हमारे पेपर एनालिसिस का कौन सा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था क्या, वही सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ये मेरे वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हमें किन किन एस्पेक्ट में पढ़ना है। वैसे तो क्वेश्चन पेपर MPSB की वेबसाइट पे रखा हुआ भी है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको, बहुत सारे चैनल वाले बस दिखाते हैं ये रहा पेपर, ये रहा स्लाइड, स्क्रॉल करते जाते हैं और ये पेपर था, इस तरह से करें, इस तरह से करें, बस उससे कुछ नहीं होता।
आपको डीप एनालिसिस करते भी आना चाहिए, डीप एनालिसिस करें, चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें। आप खुद एस्पिरेंट हैं तो आप खुद ये एनालिसिस करें, अपने आस्पेक्ट किस तरह से चीज़ें पूछी जाती है, किस तरह से पूछी जा सकती हैं। देखिए ये तो कोई नहीं जानता कि क्या पूछा जाएगा, हम तो बस PYQ से अंदाज़ा लगाकर अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो देखिए ये आस्पेक्ट आप नोट करते चलेंगे। इन ऑफ स्टडीज बेकन सेज टू मेक जजमेंट होली बाय द रूल्स ऑफ स्टडीज इज। तो ये देखिए ये ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके टेक्स्ट से बन जाएंगे, तो बस इतना याद रखना है कि आपको टेक्स्ट को बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। इन ऑफ स्टडीज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑफ स्टडीज बेकन सजेस्ट दैट द जनरल काउंसिल्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर। ये भी आपके ओरिजिनल टेक्स्ट से इजीली बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में सफल कराएंगे, सक्सेस दिलाएंगे, तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। देखिए अभी हम विलियम हेजलिट की ही बात कर रहे थे और अगले ऑथर ही वही हैं। फादर्स लेटर इनका हमारे वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के सिलेबस में दिया हुआ है। अब देखिए इनके हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीस ऑफ एडवाइस दैट हेजलिट गिव्स हिज सन इन हिज लेटर ऑफ द कंडक्ट ऑफ लाइफ। तो देखिए ये इनका बहुत प्यारा सा लेटर है, फादर्स लेटर, जो ऑफ द कंडक्ट ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। अपने बेटे को उस लेटर में एडवाइस देते हैं। तो ये भी ओरिजिनल टेक्स्ट यदि आपने पढ़ रखा है तो ये भी देखिए किस तरह से आप यहाँ पे एक एस्पेक्ट को जरूर समझिए कि क्वेश्चन को कितना बड़ा बनाकर पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, देखिए आप कैसे आपको ये इंगेज करता है टाइम को लेकर। मतलब यदि आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आपसे मिस्टेक्स हो सकती है। तो आपको केयरफुली एग्ज़ाम देते समय भी रहना है। ये भी एक हमारे परीक्षा की तैयारी का ही पार्ट है कि हमें अपने माइंड को थोड़ा एक्टिव रखना है ना, केयरफुल रहना है और थोड़ा सा एग्ज़ाम हॉल में भी अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रख के चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ओरिजिनल टेक्स्ट से आपसे आराम से बन जाएगा, मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है। इन 1824 इन द न्यू मंथली मैगजीन रिप्रेजेंट, देखिए मैं ऐसे थोड़ा सा ये कर देता हूँ ताकि इसमें क्या होता है जो नज़र है वो बहुत अच्छे से जाती है। इन 1824 इन द न्यू मंथली मैगजीन रिप्रेजेंटेड सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द थॉट, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स ऑफ द ऑथर्स टाइम विच इज़ द वर्क दैट इज रिफर्ड टू। देखिए अब ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। तो द स्पिरिट ऑफ एज और कंटेम्प्ररी पोर्ट्रेट्स, ये इसका आंसर है। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है लिटरेचर को लेकर, क्या किन किन एस्पेक्ट में चीज़ों को पढ़ा जाता है। और जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, इनका जो न्यू मंथली मैगजीन में ये वर्क करते थे विलियम हेजलिट, तो वो उससे रिलेटेड पूछा है। जब हम इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें जो क्रिटिसिज्म होता है या कोई स्पेशल फैक्ट्स होते हैं, किसी को इन्होंने कुछ कहा हो या किसी ने इन्हें कुछ कहा हो, तो इन एस्पेक्ट को लेके हम ऑथर वाले पार्ट में इनकी बायोग्राफी में उसे कवर करते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट है कि उन्होंने किसी के लिए कुछ बोला है या कोई थ्योरी है या किसी तरह की बातें किसी ने इनको कही हो जो हमारे गिवन ऑथर सिलेबस में जो दिए गए हैं, तो हमको वो उन एस्पेक्ट से भी चीज़ों को करना है। अब देखिए अगला है हमारा हु रोट अ फादर्स लेटर। अब ये देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है, हु रोट मतलब किसने लिखा है। तो भाई ये अब चीज़ें ऐसी भी चलती है देखिए कि मतलब अब फादर्स लेटर किसने लिखा है, तो डायरेक्ट अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो इसलिए सिलेबस में कौन सी चीज़ कहाँ है ये भी हमको बहुत अच्छे से करना है, किसने लिखा है, वो उसका जेनर क्या है, ये सारी चीज़ें तो ये तो सब कवर करके चलते ही हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ फादर्स लेटर व्हाट आर द गुड क्वालिटीज दैट अ सन शुड हैव। मतलब अकॉर्डिंग टू फादर्स लेटर किस तरह की जो गुड क्वालिटीज है दैट अ सन शुड हैव उनमें होना चाहिए। तो ये भी अगर आपने पढ़ रखा है तो गुड नेचर एंड गुड सेंस। अब ये तो अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा था तो एक आइडिया से भी बन सकता था, एक जनरल टाइप का भी क्वेश्चन कंसीडर करें तो भी ये बन जाएगा कि गुड नेचर एंड गुड सेंस होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी पढ़ा हुआ ओरिजिनल टेक्स्ट से अगर जिसने पढ़ा है तो उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब लेवल ठीक था। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द फादर्स लेटर व्हाई डज द
वाई डज द फादर शेयर हिज मिस्टेक्स विथ हिज सन, कैसे मतलब क्यों शेयर करते हैं अपने मिस्टेक्स को विथ हिज सन, मतलब अपने पुत्र के साथ। तो ये अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे और बड़ी पढ़िएगा, बहुत प्यारा फादर्स लेटर है ऑफ द कंडक्ट ऑफ लाइफ, अपने बेटे को बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं विलियम हेजलिट, जरूर पढ़िएगा आप। और बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, अगर अल्यूजन वहाँ लिए हैं या कोई एडवाइस है, जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप उसे डिटेल में पढ़िए। अब डिटेल में पढ़िए से मुझे एक बात ज़रूर याद आ रही है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो मुझे भी पर्सनली मैसेज करते हैं, हर टीचर से पूछते रहते हैं कि भाई ईएसबी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो कब आएगा, है ना, एग्ज़ाम दिसंबर में होगी या नहीं। तो देखिए ऐसा है, एमपी ईएसबी अपना काम कर रहा है, हम एज अ एस्पिरेंट हमें अपना काम करना है, हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना है। आप एक चीज़ मान के चलिए कि आज के ज़माने में और स्पेशली हमारे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब पाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया, ये बात आप भी जानते हैं। तो हमें उस लेवल पे अपने आप को तैयार करना होगा। अब बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा और फिर एमपी में एकदम वो हलचल मचती है, बस पूरा, फिर बोलते हैं कि किसी ने समुद्र मंथन करके रखा हो तो हमें तो सीधे अमृत दे दो और हम बस 2 महीने में अमृत पान करके और पूरी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो भाई ऐसा होता नहीं है, आप प्रॉपरली तैयारी करिए। देखिए 2 4 6 महीने आगे पीछे एग्ज़ाम्स होती है, ग्रेड 2 तो पात्रता के बाद मेंस होने में 2 साल लग गए थे, तो 2 4 6 महीने 10 महीने आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा और इतना प्यारा सिलेबस है, लिटरेचर को पढ़िए, ग्रामर को पढ़िए। अब कई सारे लोगों का रहता है कि हमसे ग्रामर बन जाती है, जिनको बन जाती है अच्छी बात है, लिटरेचर बन जाती है अच्छी बात है। जिसको भी लगता है कि जिस सेक्शन में हमें ज़्यादा ज़रूरत है उस सेक्शन की पढ़ाई करें और हर तरह से पढ़ें। PYQs देखें, अलग अलग जो जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, एक अच्छे एस्पिरेंट को, एक अच्छे लर्नर को, जितनी भी TGT PGT की, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी भारत में राज्य हैं, किसी भी राज्य में या किसी भी तरह की लिटरेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो रही है, अगर उनका पेपर होता है तो आप उनके पेपर का एनालिसिस ज़रूर करें। आप देखें कि किस तरह से चीज़ों को पूछा जाता है। देखिए अब हमारे मध्य प्रदेश में MPESB कराती है, तो क्वेश्चन निकालने का टेंडर तो किसी और को ही मिलता है, तो कंपनी तो कोई भी होती है, मतलब जो पेपर निकाल रहा है वो उसके माइंडसेट को समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जो पैटर्न होते हैं, जो बहुत सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस आधार पे हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन अ फादर्स लेटर रिगार्डिंग हिज सन्स प्रोफेशन द फादर एडवाइज दैट, जो फादर है वो क्या एडवाइस देते हैं। तो ये भी ओरिजिनल टेक्स्ट से क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ओरिजिनल टेक्स्ट यदि आप पढ़ लेंगे तो ये आपसे इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप इसे बना लेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चार्ल्स लेम के ड्रीम चिल्ड्रन से, जो क्वेश्चन 18 और 23 की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम अब इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये यहाँ से हट गया है, ये रहा हमारा चार्ल्स लेम के ड्रीम चिल्ड्रन का पहला क्वेश्चन। हु अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन लेम्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन अटेंडेड ग्रैंड मदर फिल्स फ्यूनरल। अब ये देखिए, ये भी जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है चार्ल्स लेम का, ये भी थोड़ा सा अच्छा है, मतलब 1-2 पेज में तो नहीं है, लेकिन 4-5-6 पेज में आपको एक, इसे भी बहुत ओरिजिनल टेक्स्ट से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, जो स्टोरी है उसको, जो ऐसे है उसको जो आप पढ़ेंगे, तो आपको ये भी चीज़ें बनने लगेगी। तो ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट से जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ये तो हम ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ के इन्हें कवर कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एंटीक्वेरियन इन रेफरेंस वाज डिस्क्राइब एज द, एक सेकेंड, एज द, यहाँ से, मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर बाय हिज बायोग्राफर E.V. लूकास, हु इज़ मैंसन दस। अब देखिए, ये यहाँ पे अगर इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाता तो चार्ल्स लेम सिलेबस में गिवन थे तो बन जाता, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है।
मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, द एंटीक्वेरियन इन रेफरेंस वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर बाय हिज बायोग्राफर ईवी लुकास हु इज मेंशन दस। मतलब ये किसने मेंशन किया है, तो ये वही हम जब इनकी बायोग्राफी करेंगे तो हमें इनके ऑल एस्पेक्ट को लेकर इन चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिसीज एल्ड ग्रैंड मदर फील्ड अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन लेम्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, उन्हें कैंसर हो जाता है यदि आपने पढ़ रखा है तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप ओरिजिनल टेक्स्ट इसका पढ़िएगा तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टू वर्क्स ऑफ फिक्शन रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द हाउस एंड इट्स चिल्ड्रन डज द नरेटर मेंशन इन लेम्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपके ओरिजिनल टेक्स्ट से बनेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो अब आपको ये जो गिवन सिलेबस है उसको पढ़ना ही पड़ेगा तो ही बनेगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो पढ़ेगा उससे बन जाएगा। मतलब आप इसे ना इजी बोल सकते ना हार्ड बोल सकते। मतलब ये ठीक है कि जो चीज़ें सिलेबस में है एटलीस्ट वो तो अगर लेवल थोड़ा बहुत उसका हाई भी जाता है तो उतना दुख एस्पिरेंट को नहीं होता। लेकिन अभी रिसेंटली एमपी टेट ग्रेड 2 में तो ऐसे क्वेश्चन थे 17, 18, 15 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सिलेबस से कहीं तक लिंक ही नहीं हो रहे थे, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। व्हेन वाज द एसेज ऑफ एलिया फर्स्ट पब्लिश। देखिए इनका चार्ल्स लेम का जो एसेज ऑफ एलिया नाम से कलेक्शन था ये बहुत फेमस था, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछा भी जाता है बायोग्राफी में, हम इसे बहुत अच्छे से कवर भी करेंगे। तो इसका आंसर 1823 में इनका एसेज ऑफ एलिया का फर्स्ट पब्लिकेशन आया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट इज द नेम गिवन टू अ रिच वुमन इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी। मतलब इसमें क्या दिया गया था, तो लेडी सी के नाम से दिया गया था। तो ये अगर आप ओरिजिनल पढ़ते हैं टेक्स्ट तो आपको बन जाएगा। इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी लैम्ब हैड 2 चिल्ड्रन, वन ऑफ देम वाज एलाइस हु वाज द अदर चाइल्ड। दूसरे का नाम पूछा है, ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा। दूसरे का नाम जॉन था। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो आप इजीली कर जाएंगे, और अगर आपने अभी शुरुआत नहीं करी है, आप पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं तो भी आपको बन जाएगा। ठीक है, चार्ल्स लेम्ब रिफर्स आपको बन जाएगा कि मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। चार्ल्स लेम्ब रिफर्स हिज सिस्टर मैरी लेम्ब एज इन ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी एज। मतलब उन्होंने वो बोल रहे हैं कि रिफर्स हिज सिस्टर मैरी लेम्ब एज इन ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी एज। तो इसका जो आंसर है ये फेथफुल ब्रिगेड। अब ब्रिस्ट भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा देखिएगा प्रोनाउंसिएशन मेरा अच्छा नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम, तो ये भी ओरिजिनल टेक्स्ट से आपको बन जाएगा। द 12 सीजर्स एज मेंशन्ड इन द ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी आर। तो ये भी देखिए ओरिजिनल टेक्स्ट से ही बनेगा। जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो ये आपसे इजीली बन जाएगा। मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट को बहुत फोकस्ड होके पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन चार्ल्स लेम्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी व्हाट वाज द थ्रस्ट। मतलब क्या थ्रस्ट है, तो ये भी बन जाएगा। ही लेमेंटेड लॉजिंग द वुमन ही लव्ड। मतलब वो दुख और तकलीफ प्रकट करते हैं लूजिंग द वुमेन ही लव्ड, जिसे वो प्यार करते थे वो लेडी को वो खो देते हैं, उसका वो दुख प्रकट करते हैं। तो अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू हमारे जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके 2 वर्क हमारे पास गिवन है, टीन एज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे लोगों को डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेकर कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे मैसेज भी आते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा तो है, लेकिन इसमें सारी की सारी पूरी की पूरी बुक से क्वेश्चन नहीं आते। इसमें जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से एक चैप्टर है उसको हमें पूरा कवर करना है। पढ़ना तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के सारे फैक्ट्स को पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या बात कही गई है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना ज़रूर है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से उसमें एक स्पेशल मेंशन है, उसे हमें पूरा कवर करना है। तो बहुत सारे लोगों का इसके रिगार्डिंग मैसेज वगैरह आते हैं, और बहुत सारे लोग जब से मैं पढ़ाने के लिए या नोट्स बनाने के लिए जुड़ा हूँ, बहुत सारे लोगों का इस टीन एज को लेकर बहुत सारा मतलब सवाल होता है कि ये आखिर मिलेगा कहाँ। तो बहुत सारे लोगों को तो मैंने व्हाट्सएप में सेंड भी किया है, पर्सनली मुझे मैसेज किए कि हमें इसका ओरिजिनल टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने इसे दिया भी है। देखिए ये एक यूथ फेस्टिवल में जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी एक स्पीच है,
उसको टीन एज बोला गया है, अलग से ऐसा कोई वो नहीं है ना। तो ये एक, इसका मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट दे दूंगा, जब हम पढ़ेंगे तो हम ओरिजिनल टेक्स्ट से ही इसे पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें नेहरू जी ने बोली है, और जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी होते हैं। तो हम जब नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम बात कर लेंगे। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन किस तरह के आए थे। अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, हु इज़ द हैप्पीएस्ट मैन डिस्क्राइब इन टीन एज। टीन एज में इनके अकॉर्डिंग हैप्पीएस्ट मैन किसे कहा गया है? तो हुज थिंकिंग एंड एक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, मतलब जिनकी सोच और एक्शन कोऑर्डिनेट करती है, तो उनको इन्होंने हैप्पीएस्ट मैन कहा है। तो ये अगर आप टीन एज पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। इन टीन एज नेहरू जी टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ गांधी जी, व्हाट वाज दैट। उन्होंने बात करी है, तो वो कौन सी क्वालिटी है? तो उन्होंने बताया है, गांधी जी ड्रा आउट द गुड इन अनदर पर्सन बाय लेइंग एम्फेसाइज ऑन द पर्सन गुड पॉइंट। मतलब वो हर किसी के पॉइंट को सुनते हैं गांधी जी करके, उनकी बारे में वहाँ पे उन्होंने बात करी है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बन जाएगा। ये हमारे गिवन सिलेबस में से ही क्वेश्चन है। मतलब हमको थोड़ा सा डीपली तो केयरफुली तो पढ़ना ही पड़ेगा, डीपली और थोड़ा लेवल चेंज करके पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। एज पर नेहरू जीज व्यू इन टीन एज, व्हाट डज एवरी कंट्री मैन थिंक। मतलब हर कंट्री मैन को क्या सोचना चाहिए? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे गिवन है, देखिए एक सेकेंड, ये जो डी नंबर पे है, थोड़ा सा स्लाइड आपको व्यू हो रही होगी, दैट हिज कंट्री इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब वो बोल रहे हैं नेहरू जी कि उनके अनुसार उनका जो व्यू है, व्हाट डज एवरी कंट्री मैन थिंक, क्या सोचना चाहिए कि दैट हिज कंट्री इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। सबको यही सोचना चाहिए कि उनकी जो कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट कंट्री है। तो ये टीन एज से क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नीरज सी चौधरी के माई मदर की बात करते हैं। तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, तो इतना बड़ा क्वेश्चन बना के 2018 की एग्जाम में पूछा गया था कि कंफ्यूज हो जाए कोई भी, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। हु रिमार्क अबाउट नीरज सी चौधरीज ऑटोबायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन MPSB की फाइल से ली गई है, तो यहाँ पे ऑफ एन होगा, वो यहाँ पे एंड लिख गया है। नो बेटर अकाउंट ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द इंडियन माइंड बाय द वेस्ट एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ वन कल्चर बाय अनदर विल बी और नाउ कैन बी रिटन। तो देखिए इस तरह के फैक्ट्स, जब हम बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो इन चीज़ों पे हमें बहुत फोकस्ड होकर पढ़ने की आवश्यकता है। जिसने पढ़ रखा है, तो ये VS नायपाल ने ऐसा बोला था, नो बेटर अकाउंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द इंडियन माइंड बाय द वेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ वन कल्चर बाय अनदर विल बी और नाउ कैन बी रिटन। ये VS नायपाल ने बोला था। और ये इतना, अब ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन था ना, ये मुझे याद आ गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस समय जो पैटर्न चल रहा था ना, सीधे विकीपीडिया के फैक्ट पूछे जा रहे थे। मतलब विकीपीडिया में जो फैक्ट्स दिए रहते ना ऑथर के रिगार्डिंग, इसीलिए जब भी मैं बायोग्राफी को पढ़ने की या पढ़ाने की बात करता हूँ, तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप विकीपीडिया के फैक्ट भी कवर करते चलें। तो ये विकीपीडिया में ऐसा डायरेक्ट मेंशन था और क्वेश्चन आ गया था। हम लोग भी उस समय तैयारी कर रहे थे 2018 के टाइम में। 2018 के टाइम में देखिए, जब से कोरोना काल आया है, तो ऑनलाइन और स्पेशली यूट्यूब में लिटरेचर के बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो अवेलेबल है। 2018 के पहले तो इतनी बुरी स्थिति थी कि बुक तो छोड़िए, आप यूट्यूब पे तो कुछ था ही नहीं, इंटरनेट पे भी इतनी वेबसाइट्स और इतने सारे मतलब संसाधन नहीं थे कि हमारे तक पूरा मटेरियल ही पहुंच पाए। तो मुझे तो अच्छे से याद है कि 2018 में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो हमारे पास तो मटेरियल ही 100% था ही नहीं, है ना। जितना मिल गया 40, 50, 60, 70% उसी में से पढ़ लिए, जितना पढ़ पाए उतना पढ़ पाए। और वैसे भी फिर ये री एग्ज़ाम हुई थी, तो इसमें 28 से 29 दिन का टाइम मिला था, और उस समय भी 2019 में ही हो गई थी सितंबर में, तो वहाँ पे भी ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कतें हुई थी 2018 में। और जिन लोगों ने, और पोस्ट भी इतनी सारी आई थी, 2750, 2700 प्लस सीटें आई थी ग्रेड 1 की फ्रेश पोस्ट। तो उसमें जो भी क्वालिफाई कर गया था लगभग वो सारे लग गए थे। उसमें अभी कुछ लोग ही बाकी रह गए थे, 1-2 कैटेगरी के, अदरवाइज सारे के सारे लग गए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द फॉल्ट ऑफ कैरेक्टर दैट चौधरीज मदर वुडंट टॉलरेट एट ऑल। तो ये भी क्वेश्चन आपके सेल्फ पिटी, ये अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन सी आस्क्ड अस टू टेक अ पोर्शन आफ्टर डिवाइडिंग अ स्वीट और सम अदर डिश, व्हाट डिड द राइटर ऑफ द स्टोरी माई मदर्स ऑलवेज से। मतलब वो हमेशा क्या कहते हैं, तो गिव अस अ पीस यूर सेल्फ मदर। मतलब ये ओरिजिनल टेक्स्ट में आसानी से आपसे बन जाएगा अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब हमारा फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक में हम पहुंच गए हैं। तो इसमें हम पहले बात करने वाले हैं सिमली से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, आइडेंटिफाई द फिगरेटिव लैंग्वेज अपेरेंट इन द फॉलोइंग लाइन्स। ये एक लाइन्स दी हुई थी और इससे आपको यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच बनाना था। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा था और ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, एज ग्रीन एज इमराल्ड। अब देखिए पूछने वाले का तरीका देखिए, ये यहाँ से इसने लाइनें देना शुरू किया यहाँ से, और लास्ट लाइन में आपका यहाँ पे आपको आंसर समझ में आएगा। तो देखिए इस तरह की चीज़ें भी होती है प्रश्न को बहुत घुमा फिरा कर पूछने का। अब देखिए एक क्वेश्चन और आया था, यहाँ पे मैंने ये कैंसल लिख रखा है। द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो नोन एज। मतलब किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोसोफोपिया या पोपिया पढ़ेंगे आप, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन ये सिलेबस में गिवन नहीं था, तो हमारे कुछ साथियों ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया था और एमपीएसबी ने इसे कंसीडर भी किया था और फिर इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं। एज बीज इन स्प्रिंग टाइम व्हेन द सन विथ टॉरस राइट्स पोर फोर्थ देयर पॉपुलस यूथ अबाउट द हाइव। देखिए वही बात है, इतना लंबा चौड़ा आपको एक यहाँ पे पोएम की लाइन ने दे रखा है और उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। तो देखिए इपिक सिमलीज। अब बहुत सारे यहाँ पे ये इपिक सिमलीज और ये प्रोसोपोपिया, ये देखकर आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अभी ग्रेड 2 में भी मेटाफर से वो घुमा के पूछा था। तो इनके जो अदर भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो भी मतलब सिमली में, सिमली कितनी तरह की होती है या इनसे रिलेटेड जो डिवाइसेस होती हैं उनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एमपीएसबी कुछ भी तरह की चीज़ें पूछता है। और देखिए अगर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें जाती हैं तो ऑब्जेक्शन भी होते हैं, लेकिन एमपीएसबी क्या फैसला करता है इसका आइडिया किसी को नहीं होता। इसलिए एग्जाम में तो हमें हर क्वेश्चन को बनाना है। इसीलिए हम 10% तो मान के चले, कम से कम 10 से 15% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। इसीलिए हमें बहुत डीप लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान और सीधे सीधे और कम समय में पढ़ने वाली स्ट्रेटेजी का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, वो पैटर्न अब बचा नहीं है। अब हम आगे बात करने वाले हैं मेटाफर के क्वेश्चंस को लेकर। तो देखिए यहाँ पे भी जो लाइंस हैं वो बहुत लंबी चौड़ी 3-4 लाइंस दी गई हैं और फिर यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये मेटाफर के क्वेश्चन है, तो ये बहुत आसान है और ये आंसर भी गिवन है, लेकिन हमें इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी। फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ पोएट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये ऐसे टॉपिक हैं, इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में है कि सर सिलेबस वही रहेगा क्या, सिलेबस में चेंजेस होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 99.99% तो कोई चांसेस सिलेबस के चेंज होने के नहीं है और यही सिलेबस रहने वाला है। अब मेंस में पहली बार मेंस का पैटर्न आया था, इसलिए वर्ग 1, 2, 3 बारी बारी से सबके मेंस के सिलेबस दिए गए, तो ये सिलेबस नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि सर थोड़ी सी दिक्कत है कि सिलेबस को लेके हमारे माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो आपके लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि तब तक आप कम से कम कॉमन चीज़ तो पढ़िए। जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, इस तरह की चीज़ें आप, जैसे ग्रामर है, आप इन्हें कंप्लीट करके रखिए। बाकी लिटरेचर भी में भी सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, आइए रिसर्च कॉल्ड दोज एस्पेक्ट प्रॉपर्टीज और कॉमन एसोसिएशंस ऑफ अ व्हीकल विच इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट अप्लाई टू अ टेन्योर। देखिए ये मेटाफर में टेन्योर और व्हीकल का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आईए रिसर्च ने दिए थे। जब हम मेटाफर पढ़ेंगे तो मैं इसको अलग से समझाऊंगा। बस मैं आपको पेपर एनालिसिस आपके लिए मैं लेकर ही इसलिए आया हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से चीज़ें पूछी जाती है। तो देखिए जैसे हम मान लो मेटाफर पढ़ रहे हैं, तो मेटाफर में हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस मेटाफर से रिलेटेड कोई आथर हैं क्या जिन्होंने कोई स्पेशल
थ्योरीज वगैरह या कोई कॉन्सेप्ट या अदर एस्पेक्ट की बात करें तो किसी ने कोई टर्म कॉइन किया है क्या, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे उन्होंने कोई थ्योरी दी है क्या, इस तरह की चीज़ें हमको लेकर चलना है। क्योंकि देखिए आईए रिचर्ड्स का पूछा था, ठीक है, इन्होंने मेटा पर पे, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट, टेन्योर और व्हीकल। मान लीजिए इस चीज़ का इस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक को टेन्योर और एक को व्हीकल बोलते हैं, बस ये चीज़ इन्होंने बोला था। तो जिसने पढ़ रखा था उसके लिए आसान था। मैं खुद 2018 में एग्ज़ाम मैंने भी दी है ये एग्ज़ाम, मुझे तो ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था क्योंकि मैंने उस समय वो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन merely players, they have their exist and their entrances, identify the figure of speech used here। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था, तो अभी तो टॉपिक ऊपर हेडिंग है तो आपसे इजीली बन जाएगा, लेकिन इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये विलियम शेक्सपियर के वर्क से डायरेक्ट लाइनें ली जाती है, और ये जो फिगर ऑफ स्पीच में से जो टॉपिक है इसके विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं उनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जाते हैं। जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये सारे एग्जाम्पल्स को और जो PYQs हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं इनको हम जरूर कवर करेंगे। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें तो फिगर ऑफ स्पीच में तो हमको सारे एस्पेक्ट को लेकर पढ़ना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका यहाँ पे आंसर भी है, ये भी मेटाफर ही यूज हुआ है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन से किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए इसमें भी वही तरीका, 3-4 लाइन का क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद आपको आंसर करना होता है। पढ़ने के बाद आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वो, या ये इसमें यही दिक्कत होती है कि आपको केयरफुली पढ़ना है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो आपसे ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो याद रखिए हमारे सिलेक्शन से हमको दूर कराते हैं। हमारा जो सिलेक्शन हो सकता था 1-2 नंबर में, उससे हमें ये पीछे करा देते हैं। तो हमें इन्हें सीरियसली लेना है बिल्कुल, और बहुत सीरियस वे में और केयरफुली चीज़ों को करते चलना है। तो ये भी देखिए यहाँ पे अब पर्सोनिफिकेशन तो आप जानते ही हैं, जहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स को, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। अब ये तीनों क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है पर्सोनिफिकेशन के, मतलब फिगर ऑफ स्पीच तो हमें कवर करके चलना ही है। अब हम आगे बात करने वाले हैं पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स में देखिए पैराडॉक्स हो गया, ऑक्सीमोरॉन हो गया आपका, ये जो विरोधाभास वाले हैं ऑक्सीमोरॉन और आपका पैराडॉक्स। तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन आंसर है इसका, तो ये विरोधाभास वाले एंटीथेसिस, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन, तो ये तीनों चीज़ें हमको लेकर चलना है। ये आपस में इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, विरोधाभास के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने पूछा था, इन क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 2 टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूजेज आर कंट्ररी, मतलब कॉन्ट्रारीज। ये आपको एक चीज़ याद रखना है कि डेफिनेशन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये आपको फिगर ऑफ स्पीच में पैराडॉक्स, आयरनी, है ना, सटायर, ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये बहुत अच्छे से कवर करके चलने हैं। अब आयरनी में भी देख लीजिए, आयरनी में भी जो क्वेश्चन पूछा था, देखिए आयरनी के प्रकार से पूछा था, ये किस तरह की आयरनी है पूछा था। ठीक है, तो हमें मतलब अब बहुत अच्छे लेवल में पढ़ना पड़ेगा, सारे जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके टॉप मोस्ट या जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। इसी एस्पेक्ट को, इन्हीं एस्पेक्ट को ध्यान में रख के, दोनों ईयर के मतलब 18 और 23 के पेपर को ध्यान में रख के मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे, हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डेली अपलोड भी कर रहा हूँ, जैसे जैसे हो पा रहा है पॉसिबल। तो आप देखिएगा पूरे डिटेल में उसमें फेमस एग्जाम्पल से लेके हर तरह की बातें हो रही है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। उसमें जो भी मैंने नोट्स में, जो स्लाइड्स में चीज़ें ली है, वो मैंने ऐसे हवा में तीर मार के नहीं ली है, मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस किया है। दोनों एग्ज़ाम्स मैंने दिए है, री एग्ज़ाम भी दिए, ऐसे 3 एग्ज़ाम हो जाती है। तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके, तो मैंने प्रयास किया है कि मैं आप लोगों तक अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं, इसलिए मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आ रहा हूं। और ईश्वर की अच्छी कृपा रही तो हम सब मिलकर बहुत अच्छा और बहुत बड़ा भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आयरनी से क्वेश्चन है, तो ये आयरनी को हमको लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए आयरनी का क्वेश्चन है। तो ये हम अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। अब यहाँ देखिए सोनेट से क्वेश्चन है। अगर आपने अभी सोनेट का वीडियो देख रखा है तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस सोनेट इनटू इंग्लैंड, किसने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया?
तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपसे इजीली बन जाएगा। हमने जब सोनेट पढ़ा है फुल डिटेल में, एकदम बेसिक से एडवांस, यदि आपको सोनेट में कुछ दिक्कतें हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो ये थॉमस वैट इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराए थे सोनेट को। अमॉन्ग द पोएम्स मेंशन बिलो विच वन फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ सनेट। अब देखिए यहाँ पे उसने 4 एग्जाम्पल दिया, कौन सा फॉल्स है ये बताना है। ओड टू अ स्काई लार्क, द रोड नॉट टेकन, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, है ना। ये बोल रहा है पोएम्स मेंशन बिलो विच वन फॉल्स, जो फॉल्स है वो बताना है। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। करेक्ट आंसर क्या है ये, द वर्ल्ड इज इनटू द कैटेगरी ऑफ अ सन है, मतलब जो तो सोनेट का जो टाइप है ये हमारे सिलेबस में भी गिवन है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ बस, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से चीज़ों को भी पूछा जाता है, इसलिए उसके सारे एग्जाम्पल कौन सी, अब ये सिलेबस से थी तो आसान था थोड़ा क्वेश्चन को बनाना, लेकिन हमें फेमस एग्जाम्पल भी पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं ओड की, तो ओड का वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। व्हाट वाज द कॉम्प्लेक्स स्टेंजा पैटर्न ऑफ पिंडारी कोड। देखिए यही क्वेश्चन जब मैंने आपको ओड कराया था, जो एस्पिरेंट मेरा वो वीडियो देख चुके हैं उन्हें समझ में आएगा। हमने जो बात करे थे ना स्ट्रॉपी, एंटी स्ट्रॉपी और इपोड की, तो ये था वो क्वेश्चन। आप ध्यान से इसे देखिए, देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, पैटर्न ऑफ पिंडारी कोड। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स स्टेंजा पैटर्न होता है ना, देखो मूविंग इन अ डांस रिदम टू द राइट, द कोरस चेंटेड, द स्ट्रॉपी मूविंग टू द लेफ्ट, द एंटी स्ट्रॉपी, देन स्टैंडिंग स्टील, द इपोड। तो ये आपको करेक्ट वाला बताना था। तो ठीक है, मूविंग इन अ डांस रिदम, देखिए ये वाला जो आंसर है मूविंग इन अ डांस रिदम, यहाँ देखिए इसमें भी है ना, मूविंग इन द डांस रिदम। आपको अच्छे से वो करना है, ये आंसर से बहुत अच्छे से मैच करिएगा। जो हमने स्ट्रॉपी एंटी स्ट्रॉपी जैसे हमने पढ़ते समय बताए थे कि ये अगर मैं मेरी बात करूँ तो ये मेरा राइट हैंड होता है, जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊँगा मतलब तो वो स्ट्रॉपी होगा, फिर उस अपोजिट दिशा में एंटी स्ट्रॉपी होगा और फिर इपोड होगा, मतलब स्टील स्थिर हो जाएंगे, मतलब हम स्टील हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने ओड में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो आप इस तरह के एस्पेक्ट को भी लेकर चीज़ों को क्लियर करते चलें। अब देखिए इन एंशियंट ग्रीस ओड्स वर डिजाइन टू बी। अब देखिए बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो को जो ओड का है उसको देखने के बाद लगेगा कि सर ये एंशियंट ग्रीस और रोमन वो क्या क्या आप सर बता रहे थे। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पूरे रिसर्च के बाद बहुत बारीकी से एक एक क्वेश्चन का, एक एक एस्पेक्ट का रिसर्च करने के बाद MPESB के एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए, बहुत लंबे रिसर्च के बाद नोट्स को तैयार करके वीडियो फॉर्म में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। यदि आप सच में नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह के एनालिसिस, इस तरह के रिसर्च के बाद हम चीज़ें लगातार लाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें, हमारे वीडियो को लाइक्स किया करें, शेयर करें। अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं तो थोड़े ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। तो जो चीज़ें हम लेते हैं वो एकदम ऑथेंटिक लेने का प्रयास होता है। और देखिए फिर चीज़ें एक दो तो मिस्टेक हो ही जाती है, और जो भी अगर स्लाइड में मान लीजिए कोई मिस्टेक्स रहती है तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसे तुरंत अपडेट कर देंगे। मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक, या कभी होता है कि किसी बुक में कोई कॉन्सेप्ट गलती से कुछ अलग दे दिया होता है, या कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ने से चीज़ें इधर उधर हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हु रोट ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ग्रेसियन अर्न ओड किसने लिखा है देखिए, ठीक है, जॉन किट्स। जॉन किट्स से पूछ लिया इसने, मतलब ओड का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। आप मेरे ओड का वीडियो देखिएगा, आपको सारे एग्जाम्पल वहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। और एलिजी का भी देखिए, सोनेट, ओड और एलिजी, 3 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के 3 वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। एकदम बेसिक से एडवांस नेक्स्ट लेवल के स्लाइड्स हैं, PDF हैं, उसमें नोट्स है, आप ज़रूर देखिएगा। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन ओड, देखिए एलिमेंट भी हमने उसमें विशेष रूप से फोकस करके चीज़ों को देखा था कि इसमें क्या क्या एलिमेंट होता है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में आती है, इसीलिए बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। लिरिक की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लिरिक, मतलब आपको एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से कवर करने होंगे। तो यहाँ पे जो गेटिंग मैरिड करके वर्क है, ये आपके लिरिक का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये
एग्जाम्पल से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं सटायर की, तो देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु जस्टिफाई द यूज ऑफ सटायर सेइंग दोज हु आर असेम्ड ऑफ नथिंग एल्स आर सो ऑफ बीइंग रिडिक्यूलस, है ना, ये किसने कहा है? तो भाई ये देखिए सटायर के बारे में अलेक्जेंडर पोप, मतलब हु जस्टिफाई द यूज ऑफ सटायर सेइंग दोज हु आर असेम्ड ऑफ नथिंग एल्स आर सो ऑफ बीइंग रिडिक्यूलस, तो ये अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। तो देखिए जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे सटायर पढ़ रहे हैं, अभी हमारा सटायर का वीडियो अपकमिंग है, हमारे नोट्स में आपको इस तरह के पॉइंट्स भी जरूर मिलेंगे, आप देखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच सीजनल साइकिल डज नॉर्थरोप, एक सेकंड, फ्राई एसोसिएट आयरनी एंड सटायर विथ इन हिज वर्क द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो देखिए ये विंटर के बारे में, तो देखिए तो बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन था। तो अब इसके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा लिटरेचर की समझ और बहुत डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का, इसीलिए इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो हम नोट्स में कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू रहे, एक आइडिया रहे कि इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग और डेरोगेटिंग अ सब्जेक्ट by making it ridiculous and evoking towards it attitude of amusement, contempt, scorn और indignation is known as, वो जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर है सटायर के रूप में। तो इसकी डेफिनेशन से है, देख के जरूर लगेगा खतरनाक प्रश्न है, लेकिन अगर आप अच्छे से डेफिनेशन और टॉपिक को अच्छे से समझ के जाते हैं तो आपसे आराम से बन जाएगा। अब हाउ डज सटायर अटेम्प्ट टू इम्प्रूव इंडिविजुअल और सोसाइटी, मतलब कैसे अटेम्प्ट किया जाता है? तो ये आप सटायर, अभी हमारा अपकमिंग टॉपिक है ये सटायर का, हम इसमें सारे एस्पेक्ट को कवर करके नोट्स तो हम हमारे बहुत सारे साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड करा चुके हैं। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक भी दे देंगे, आप जुड़ें। ये सब चीज़ें हम एज अ फ्रेंड, एज अ सपोर्टर, एक दूसरे की मदद करने के पर्पज़ से करते हैं। कई सारे लोगों को ये बेकार भी लगता है, तो जिनको बेकार लगता है वो उनकी सोच है। हमारा तो काम है हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, और जितना कर पाएँ उतना करेंगे, जितने हाई लेवल पे हो पाएगा करेंगे, और बहुत डिटेल में चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अ होरासियन सटायर? तो देखिए इनके टाइप से भी क्वेश्चन है। व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ सटायर, मेन कंपोनेंट क्या होते हैं ये भी है। ठीक है, मेरा पेपर एनालिसिस करने का मकसद मैं आपको बता चुका हूँ, एस्पेक्ट का पता करना और लेवल का पता करना। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, देखिए इंडियन राइटिंग इन जो इंग्लिश है ना, इसमें हमारे जो सिलेबस में नीचे की ओर में जो ऑथर दिए हुए हैं शॉर्ट स्टोरीज इंडियन की, वो पढ़ना है। अब इसको आप, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि ये इसको आप इंडियन राइटिंग में कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोएट इन द लीनेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, तो किसको माना जाता है? तो हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो। कल भी हमारे वीडियो में एलिजी में इनके बारे में बात हुई थी। ये हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो जो फादर ऑफ इंडियन एलिजी के फादर हैं ये। ठीक है, तो इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, मतलब ये सिंगल क्वेश्चन ही दोनों एग्जाम में मिला के है। तो अगर आप इंडियन राइटिंग का को थोड़ा सा बेसिक वे में भी क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे डेवलप हुआ, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे जो फर्स्ट वाले हैं, जो जैसे फर्स्ट नावल किसने लिखी, फर्स्ट पोएम, इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ के चलेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएगी। अब देखिए R.K. नारायण के स्वामी एंड फ्रेंड्स और नावल द गाइड, इन दोनों से यहाँ पे प्रश्न लिए गए। विच कंटेम्प्ररी ऑथर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल टाइटल ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स? तो देखिए ग्राहम ग्रीन, है ना, ये कॉन्सेप्ट, ये टाइटल से रिलेटेड चीज़ें किसी ने पब्लिश कराने में मदद की, टाइटल को लेके, है ना, नारायण स्वामी एंड फ्रेंड का जैसे यहाँ पे दिया है। तो जो भी ऑथर हैं, जो भी उनके वर्क हैं टाइटल से रिलेटेड, या किसी ऑथर ने उनको पब्लिश कराने में या ऑथर को ऊपर लाने में, मतलब उनको पॉपुलर कराने में या उनका सपोर्ट किया है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। हाउ डज स्वामी आंसर हिज लास्ट क्वेश्चन? ये तो स्टोरी नॉवेल में अगर आप पढ़ेंगे तो ये नॉवेल बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो नॉवेल को डिटेल में पढ़ पाएगा उसके लिए बहुत आसान है। इन द नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स वेयर डिड स्वामीज फादर सेंड हिम व्हेन ही रिफ्यूज टू रिटर्न टू द मिशन स्कूल? तो ये भी
आपके नॉवेल से क्वेश्चन बन जाएगा, वाई डिड राजम वांट टू बाय 3 बेड्स इन द नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ये भी नॉवेल का क्वेश्चन है। ब्लैंक ज्वाइंट राजम इज फाउंडिंग अ न्यू क्रिकेट, ये भी आपको नॉवेल का ही क्वेश्चन है, ये अलग से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत हार्ड लेवल का नहीं है। अगर हमने अच्छे से पढ़ रखा है नॉवेल को तो हमसे बन जाएगा। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस तरह का फैक्ट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन्हें आप देखिए, वीडियो को आप अगर लैंडस्केप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप लैंडस्केप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं इसकी क्लास पीडीएफ और इसकी पूरी पीडीएफ ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुल्कराज आनंद के द लॉस्ट चाइल्ड से। तो द लॉस्ट चाइल्ड से भी देखो, दिस राइटर वाज वाइडली एक्नॉलेज्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ बोथ पंजाबी एंड हिंदुस्तानी इडियम्स इनटू राइटिंग, नेम द ऑथर, बताना है तो मुल्कराज आनंद। 2018 में तो गजब ही तारा उन्हें मैं गजब लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, और इसके लेवल को देख के तो ऐसा लगता है कि चीज़ें कभी भी उलट पुलट हो सकती हैं 2023 का। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 2023 का जो पात्रता परीक्षा का पेपर था वो बहुत A1 दर्जे का पेपर था। ना आप उसे इजी बोल सकते, ना आप उसे बहुत डिफ़िकल्ट बोल सकते। एक बैलेंस्ड पेपर और बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया पेपर था। देखिए, एक दो प्रश्न और एक दो चीज़ें तो इधर उधर होती हैं, और वो अगर हम भी पेपर बनाएंगे तो हमसे भी हो जाएंगी। लेकिन 2023 में बहुत शानदार बैलेंस्ड करके, और ऐसा लग रहा था कि ग्रेड 1 की पात्रता परीक्षा इंग्लिश की हम दे रहे हैं, इस तरह से बहुत अच्छे से पेपर बनाया गया था। और 2018 की तो मैं बात ही क्या बोलूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 18 की बात करते हैं, डराते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर बहुत हाई लेवल का था, और उस समय चीज़ें उपलब्ध नहीं थी तो और ज़्यादा हाई हो गया था। अकॉर्डिंग टू द नावल द गाइड, हाउ डिड पीपल शो देयर रिस्पेक्ट टू स्वामी व्हेन ही वाज फास्टिंग। तो ये नॉवेल से बन जाएगा, फास्टिंग के टाइम वहाँ पे लोग कैसे रिस्पेक्ट करते थे। अकॉर्डिंग टू द नावल द गाइड वेयर डिड राजू, तो देखिए स्टोरी पे ही बेस्ड है। एज पर द स्टोरी ऑफ द नावल, ये भी स्टोरी बेस्ड है। वन ऑफ द टाइप ऑफ टूरिस्ट राजू मेंशन, ये भी स्टोरी बेस्ड है। तो ये था हमारा रिमेनिंग पार्ट लिटरेचर का पेपर एनालिसिस का, जो इस तरह से पूरा होता है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर करूंगा कि आप बिल्कुल वेट ना करें कि पात्रता परीक्षा कब होगी, हम कब पढ़ना शुरू करेंगे, सिलेबस में बदलाव होगा कि नहीं, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम पात्र हैं या नहीं। देखिए, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे भी आते रहते हैं। तो मैं सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जो मेन जो चीज़ें हमको रूल बुक की पता होनी चाहिए, उस पर एक वीडियो भी लेकर आऊँगा। और जैसे ही मेरा ये पेपर एनालिसिस के सारे पार्ट पूरे हो जाएंगे, अभी हम ग्रामर के सेक्शन का भी क्वेश्चन का भी एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसका भी पार्ट आने वाला है। अभी उस पर भी वर्क चल रहा है। और जो कॉमन पेपर है, देखिए, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए मेरी एक पर्सनल सलाह है कि जो कॉमन पेपर है 30 नंबर का, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आप कॉमन पेपर को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो याद रखिए, पात्रता परीक्षा में 90+ वाला जो मामला चल रहा है वो कहीं ना कहीं हम उससे बहुत पीछे हो जाएंगे। और इवन तो ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको हल्के में लेते हैं तो आपके 75 नंबर आना भी, अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 150 नंबर में 30 नंबर का वेटेज बहुत बड़ा होता है, इसलिए कॉमन पेपर भी हम पूरा कवर करेंगे। कॉमन पेपर के टॉपिक्स भी हम अपने चैनल के माध्यम से पूरा एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ाएंगे, जितना हमसे हो सकता है हम सब कुछ करेंगे। ईश्वर ने अच्छे से चाहा, आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिला, तो हम ग्रेड 1 के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, बहुत डेप्थ लेवल पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस आप इसी तरह से हमारे ऊपर ट्रस्ट रखें, सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो मैं आपको बस इन्हीं उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से, मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं स्लाइड्स में पढ़ा रहा होता हूँ तो कि मैं तो आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह का प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।